Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of management of natural resources. चिपको मूवमेंट इसका स्टार्टिंग हुआ था 1917 में। हिमालय के जो एक छोटा विलेज था जो कि कहाँ सिचुएटेड है, टेहरी गढ़वाल में। तो यहाँ अडवाणी विलेज की जो महिला थी उन्होंने पेड़ों को कटने से रोका था। और जब इंडस्ट्री वाले जब पेड़ों को कटने आए तो गांव की जो महिलाएं थी वो पेड़ों के चारों तरफ से उनने उसको कवर कर लिया था। इसलिए इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट कहा जाता है। और इस मूवमेंट के अंदर जो मुख्य रूप से पार्टिसिपेशन था वो किसका था? गोरा देवी का। अडवाणी विलेज की जो महिलाएं थी उसमें मुख्य रूप से कौन थी? गोरा देवी। उन्हीं के सानिध्य में सब महिलाओं ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। बाद में ये मूवमेंट पूरे देश में फैल गया था और इसके बाद इसकी लीडरशिप की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने और श्री चांदी प्रसाद भट्ट के द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन किया गया था। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन is the tree hugging movement in which the villagers compel and experiment to stop free felling, embracing and forming ring circle around the market trees। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गांव के अंदर जो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने आए थे तो उस समय क्या था, वहाँ गांव की जो महिलाएं थी उस पेड़ों के चारों तरफ उन्होंने एक सर्किल बना लिया था, उसको काटने से रोका था। इसलिए इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट कहते हैं। वाइल्ड लाइफ, all the naturally occurring animals, colorful birds, plant and other life forms in the forest which are neither domesticated nor tamed are collectively called wildlife। जंगल के अंदर जो आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, बर्ड्स दिखाई देते हैं, प्लांट्स दिखाई देते हैं और लाइफ के दूसरे फॉर्म्स दिखाई देते हैं जो ना कि पालतू हैं ना ही घरेलू हैं, उन सभी लाइफ के फॉर्म्स को, उन सभी जीवों को वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। दे आर इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो पारस्परिक संतुलन होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। द टर्म वाइल्ड लाइफ वॉज कॉइन्ड बाय द विलियम हॉर्नेडी इन 1930। ये जो वाइल्ड लाइफ शब्द दिया था विलियम हॉर्नेडी ने दिया था 1930 में। अब वाइल्ड लाइफ का जो इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। नेचर के अंदर जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, क्योंकि एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इट्स प्रोवाइड द ग्रेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज का मतलब है अर्थ के ऊपर काइंड ऑफ डिफरेंट प्लांट पाए जाना, एनिमल्स पाए जाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स पाए जाना, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो फॉरेस्ट होंगे तो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ सर्व एज द सोर्स ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। वाइल्ड लाइफ के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो जंगली जंतु हैं उनका डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है, मतलब जंगली जो प्रजातियां उनको घरों में लाकर पाला जा सकता है। ऐसे ही कुछ क्रॉप प्लांट होते हैं जो जंगलों में ग्रो करते हैं, जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, उनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, घरों में लाकर उनकी खेती की जा सकती है। About 90% of food plant originated from the wild tropical ancestor। अभी जो 90% जो फूड प्लांट होते हैं उनका जो ओरिजिनेशन हुआ है, उनकी जो एंसेस्टर थी, स्पीशीज थी, वो वाइल्ड थी। मेनी वैल्यूबल प्रोडक्ट सच इज द लाइफ सेविंग ड्रग्स, सिल्क, लेक, हनी, फेदर्स, मस्क, इवोरी और डेकोरेटिव लेदर्स, ये सभी कहाँ से मिलते हैं? आपको वाइल्ड लाइफ से मिलते हैं। थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ,
जो वन्य जीव होते हैं उनको संकट होता है, खतरा होता है, तो किससे है? हंटिंग से, शिकार करना। तो कुछ लोग जानवरों का शिकार करते हैं फूड के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। उस पर बैन लगाना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। जैसे लायन का जो हंटिंग की जाती है तो उसकी जो हाइड होती है टाइगर की, डीर जो होती है उसके अंदर क्या होता है? कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं, चीतल वगैरह, जो इनके सींग वगैरह होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत प्रेशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत में बिकते हैं। जिसके कारण इनका जो इलीगल हंटिंग की जाती है इनको मारा जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ये जो हैबिटेट, इनका नेचुरल हैबिटेट जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ का हैबिटेट अगर पोल्यूटेड हो जाएगा, अगर पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जा रही है तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो क्या होगी, वो जंगलों की तरफ जाएगी, जिससे वो वहाँ पे घर बनेंगे, रेलवे ट्रैक बनेंगे, आपके रोड बनेंगे, जिससे वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है। इंडस्ट्री वगैरह का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है तो वो कहाँ हो जाता है? जंगलों की तरफ हो जाता है, जिससे वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है और वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, some animals are always great demand for their highly priced articles। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अधिक डिमांड होती है और बहुत ज़्यादा प्राइस में वो बिकते हैं उनकी चीज़ें। जैसे स्किन हो गया, वूल हो गया, फर हो गया, हॉर्न हो गया, मस्क हो गया, तो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसके कारण इनका क्या किया जाता है? इलीगल हंटिंग की जाती है। सम वाइल्ड आर द ग्रेट डिमांड फॉर द वेरियस जूस फॉर द वर्ल्ड। तो जूस के अंदर भी, चिड़ियाघरों के अंदर भी इनकी बहुत डिमांड है, जिससे यहाँ की जो जंगली प्रजातियां हैं पकड़ के वहां ले जाई जाती है। ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक, पालतू जानवरों को कहीं भी छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ होती है वो डिस्ट्रक्ट होती चली जाती है। वहाँ की अगर पेड़ पौधे अगर डिस्ट्रक्ट होंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे एनिमल सर्वाइव करते हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट भी डिस्ट्रक्ट होगा। एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फोना, तो एंडेंजर्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर कुछ डेंजर है, जो संकटाग्रस्त है। अगर उनके ऊपर प्रॉपर केयर नहीं दी जाएगी तो वो जो फ्लोरा और फ्लोना होते हैं कुछ समय के बाद डिलीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फ्लोरा का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट और फोना का मतलब है रिलेटेड टू एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑल दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are liable to become extinct, species is that species which has completely vanished from the biosphere। अगर कुछ स्पीशीज को प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी, प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलेगा, तो अर्थ के ऊपर, बायोस्फीयर के ऊपर वो स्पीशीज कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज, हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। उन्होंने इसके लिए एक बुक बनाई है जिसको रेड डेटा बुक कहते हैं। उस बुक के अंदर उन प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को मेंशन किया जाता है जो एंडेंजर्ड है, जिनकी संख्या कम हो गई है या कि जो एक्सटिंक्ट हो गई है। अब इस रेड डेटा बुक का क्या यूज है, यूटिलिटी है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेटेन्ड बायोडाइवर्सिटी। लोगों को अवेयर किया जा सकता है, उन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जा सकता है कि इनकी जो स्पीशीज के नंबर से वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनकी क्या रीजन है। टू प्रोवाइड ग्लोबल इंडेक्स अबाउट द ऑलरेडी डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस रेड डेटा बुक से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों को पता चलता है कि स्पीशीज वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है और कितनी कितनी कम हो रही है। आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो खत्म हो चुकी भी स्पीशीज जो खत्म होने वाली है उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए रेड डेटा बुक काफ़ी यूटिलाइज होती है। टू हाईलाइट द कंजर्वेशन ऑफ प्रायोरिटीज, रेड डेटा बुक से पता चलता है कि किस स्पीशीज को किस प्रायोरिटीज में कंजर्व करना है। एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट, जैसे नेपेंथिस खासियान है जिसको पीचर प्लांट कहते हैं, ड्रोसेरा जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, स्नो ऑर्चिड, ये सब प्लांट की स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड है। इसके बाद एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज, जैसे इंडियन वाइल्ड एस, ग्रेट इंडियन राइनोसेरोस, इंडियन वोल्फ, आसाम रैबिट, स्वान्स, इंडियन सैलामेंडर एक्सेट्रा, जो कि एंडेंजर्ड हो चुकी है, जिनके ऊपर संकट है।
कुछ समय अगर इनकी प्रॉपर केयर नहीं की गई तो इनके ये एक्सटिंक्ट हो सकती है स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व किया जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, आल्फार्म जो होती वाइल्ड लाइफ की, जो प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक घर है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए ताकि वह अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सके। मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो प्रोटेक्टेड एरिया जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, आपका नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, तो इन एरियाज को रिजर्व किया जाए, इनको मेंटेन किया जाए प्रॉपर। यहाँ पर जो एनिमल्स हो, प्लांट की स्पीशीज हो, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए ताकि अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सके। प्रोटेक्शन थ्रू द लीगलाइजेशन, इसके लिए कानून बनाए जाए। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स, ये जो बनी थी 1976 में बनी थी और ये रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोना। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1952 में, जो कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के ऊपर वर्क करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था 1972 में, जिसको अडॉप्ट किया था ऑल स्टेट्स ने इंडिया के।